हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जी के हब में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग सौरमंडल के ऊपर बात करेंगे। सौरमंडल जीके के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं सौरमंडल से। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सौरमंडल अथवा सौर परिवार में कौन कौन से सदस्य आते हैं। ये पहला तो सवाल हमारा यहीं से शुरू होता है और यहीं से कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सौर परिवार के सदस्य नहीं हैं अथवा सोलर सिस्टम के सदस्य नहीं हैं। तो जो सदस्य हैं उनको छोड़ करके बाकी उसके सदस्य नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कि सौर परिवार में अथवा सौर मंडल में कौन कौन से हमारे सदस्य आते हैं। तो सौरमंडल में शामिल है सूर्य प्लस ग्रह प्लस उपग्रह, जिसको आप लोग इंग्लिश में ना मून्स कह सकते हैं, है ना, जिसको आप इंग्लिश में मून्स कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्षुद्र ग्रह, इसके बाद आते हैं क्षुद्र ग्रह जिसको हम लोग एस्ट्रॉयड कहते हैं। ठीक है ना। ये सारे ये क्या है, ये सौरमंडल के ये सारे सदस्य हैं। इसके बाद आता है उल्का, जिसको आप मेटियोर्स कहते हैं, और इसके बाद आते हैं, ठीक है ना, इसके बाद आते हैं पुच्छल तारे, जिसको आप इंग्लिश में कॉमेट्स कहते हैं। चलिए, तो ये सभी मिल करके सौरमंडल का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें जो ये जितने ग्रह हैं, ठीक है ना, और क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का है, ये सभी के सभी जो है ना, ये सन का चक्कर काटते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि आज की इस वीडियो सेशन में हमें करना क्या है। देखिए आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे सन के बारे में, ग्रह के बारे में और उपग्रह के बारे में। शेष बातें जो हैं वो अगले वीडियो सेशन में होंगे। ये सोलर सिस्टम का हमारा पार्ट ए है, या आप इसको 1 कह सकते हैं। हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड और आगे आने वाले पार्ट जो होंगे वो आगे के दिनों में आएंगे। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे सन, ग्रह और उपग्रह के बारे में। देखिए हम अपने सोलर सिस्टम को स्टार्ट करें इसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोलर सिस्टम से संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिक रहे हैं और उनका क्या योगदान है। पहले इस चीज़ को पहले देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट कहिए या खगोल शास्त्री कहिए, एस्ट्रोनॉमर कहिए, एक ही चीज़ है। ठीक है ना। चलिए, तो एस्ट्रोनॉमर्स कौन कौन से इससे रिलेटेड हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को देख लिया जाए। सबसे पहले आता है कोपरनिकस का नाम, है ना। सबसे पहले आता है कोपरनिकस का नाम। कोपरनिकस को क्या कहा गया है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक। पहले तो इनको क्या कहा गया, पहले ये इसको हम पहले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आधुनिक खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी आप इसको इंग्लिश में कहिए। आधुनिक खगोल शास्त्र के जो जनक हैं वो कोपरनिकस हैं। कोपरनिकस ने क्या बताया? कोपरनिकस ने ये बताया कि जो सन है वो सौरमंडल के बीच में स्थित है। पहले की क्या मान्यता थी? पहले की मान्यता थी कि अर्थ जो है वो सौरमंडल के बीच स्थित है और बाकी ग्रह जो है और सूर्य है वो अर्थ का चक्कर काटते हैं। पहले की मान्यता ये थी। कोपरनिकस के पहले ये व्यू था कि जो पृथ्वी है वो स्थिर है, लेकिन कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, सूर्य जो स्थिर है पृथ्वी के सापेक्ष और अन्य ग्रह के सापेक्ष, और बाकी जो ग्रह हैं उसका चक्कर काटते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कोपरनिकस ने क्या बताया? कोपरनिकस के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के मिडिल में स्थित है। चलिए, जो सूर्य है वो सौरमंडल के बीच स्थित है, वो सौरमंडल के बीच स्थित है। जबकि पहले की मान्यता थी कि जो धरती है वो सौरमंडल के बीच में स्थित है। और ऐसा मानने वाले प्रमुख एस्ट्रोनॉमर में टॉलमी का नाम आता है। देखिए टॉलमी का क्या विचारधारा था, चलिए थोड़ा टॉलमी के बारे में भी बात कर लेते हैं। टॉलमी का क्या विचारधारा था? टॉलमी का विचारधारा था कि पृथ्वी, है ना, सौरमंडल के बीच स्थित है, जो कि बाद में कोपरनिकस ने इस व्यू को सुधार किया। ठीक है ना। चलिए, सौरमंडल के बीच स्थित है। चलिए, ये तो बात हो गई कोपरनिकस और टॉलमी के को लेकर के। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, आते केपलर। केपलर का क्या योगदान है? केपलर ने प्लेनेटरी ऑर्बिट्स का सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ, है ना। केपलर ने क्या दिया? लॉ ऑफ, है ना, प्लेनेटरी ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ प्लेनेटरी ऑर्बिट्स का इन्होंने सिद्धांत दिया, जिसको अगर आप हिंदी में कहना चाहते हैं तो ग्रहीय, है ना, ग्रहीय गति, है ना, ग्रहीय गति का सिद्धांत दिया, ग्रहीय गति का सिद्धांत दिया। चलिए, इसके बाद नाम आता है, जो चौथा नाम आता है वो हर्शेल। चलिए, विलियम हर्शेल। चलिए, हर्शेल का क्या नाम आता है? विलियम हर्शेल ने क्या बताया कि जो सूर्य है, ठीक है ना, वो भी गैलेक्सी में स्थित है और उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे।
ठीक है ना। जो सन है वो मिल्की वे नामक गैलेक्सी के किसी कॉर्नर, सेंटर पर नहीं, सौरमंडल के सेंटर पर है, लेकिन ये मिल्की वे नामक गैलेक्सी के कॉर्नर पर है। हर्सेल ने क्या बताया, विलियम हर्सेल पूरा नाम है, ठीक है ना। चलिए, सूर्य है ना, मिल्की वे नामक, ठीक है ना, मिल्की वे नामक गैलेक्सी, मिल्की वे नामक गैलेक्सी के कॉर्नर में स्थित है, कॉर्नर में स्थित है, सेंटर पर नहीं, कोना पर। चलिए, इसके बाद अगला जो नाम हम लोग ले लेते हैं तो है ना, उसका नाम है हब्बल, उसका नाम एडम हब्बल। एडम हब्बल ने क्या, एडविन हब्बल, सॉरी, इसका नाम है एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने क्या बताया, चलिए, एडविन हब्बल ने क्या बताया, एडविन हब्बल ने बताया कि जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, एडविन हब्बल का क्या योगदान है। एडविन हब्बल ने बताया कि मिल्की वे के अलावा और भी गैलेक्सियां हैं इस पूरे यूनिवर्स में, देयर आर मेनी गैलेक्सीज अदर देन मिल्की वे, ठीक है ना। चलिए, तो मिल्की वे के अलावा और भी गैलेक्सीज, और महत्वपूर्ण बात क्या बताया एडविन हब्बल ने, उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है ना, द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, है ना, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। चलिए, ये एडविन हब्बल का ऐसा स्टेटमेंट था। देखिए, यूनिवर्स का विकास कैसे हुआ, यूनिवर्स कैसे पनपा, ठीक है ना, इस पर कई लोगों ने कई अपने मत को दिए, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बात कहा वो जॉर्ज लेमेत्रे ने, बिग बैंग थियरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वीडियो सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिग बैंग थियरी, आप ऐसा समझिए, बिग बैंग थियरी का संबंध किससे है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिग बैंग जो थियरी है, इसका संबंध जो है ना वो ब्रह्मांड के उद्भव से है, इवोल्यूशन से है, विकास से है। तो ब्रह्मांड के, ये मतलब ब्रह्मांड से संबंधित है, बिग बैंग थियरी का संबंध ब्रह्मांड के विकास से संबंधित है। इसको देने वाले कौन थे, तो इसको देने वाले थे जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे जॉर्ज लेमेत्रे। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर हैं जो कि इन्होंने अपने आप को कंट्रीब्यूट किया, खुद को कंट्रीब्यूट किया। चलिए, कोपरनिकस ने क्या कहा, कोपरनिकस ने कहा कि जो सूर्य है वो सौरमंडल के बीच स्थित है। चलिए, इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। टॉलमी ने क्या बताया था, इसके पहले टॉलमी का क्या व्यू था कि जो पृथ्वी है वो सौरमंडल के बीच स्थित है, जिसको कोपरनिकस ने सुधार किया। केपलर का क्या योगदान है, तो लॉ ऑफ प्लेनेटरी ऑर्बिट्स का इन्होंने सिद्धांत दिया, ग्रहीय गति का सिद्धांत दिया। हर्सेल ने क्या बताया कि हमारा जो सूर्य है वो मिल्की वे नामक गैलेक्सी के कॉर्नर में स्थित है। एडविन हब्बल का क्या योगदान था, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार जारी है और देयर आर सो मेनी गैलेक्सीज अदर देन मिल्की वे, ओके। और बिग बैंग थियरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है जिसका संबंध जो है वो ब्रह्मांड के विकास से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। चलिए, अब हम बात करेंगे सन के बारे में, इंपॉर्टेंट बात, केवल इंपॉर्टेंट बात, है ना, ज़्यादा डेटा वाला नहीं, डेटा वाला चीज़ों से बचिए, डेटा वाला सवाल ये किताबों तक सीमित है। अब ये प्रश्न पत्र में अब आपको दिखने वाले नहीं हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डेटा को तो फिर देखना ही पड़ेगा। चलिए, सन क्या है, सन इज ए स्टार, इतना ध्यान रखना है कि सन क्या है, सन इज ए स्टार। चलिए, अब सन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हम लोग देख लेते हैं कि सन से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। चलिए, सबसे पहला बात यह है कि पृथ्वी के निकट सबसे जो नज़दीक जो तारे हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा तो वो है सन, पृथ्वी का, है ना, निकटतम तारा, है ना, नियरेस्ट, निकटतम मतलब नियरेस्ट, जो नियरेस्ट स्टार है, ठीक है ना, और वो है आपका सर सन, सूर्य, जो सबसे निकटतम तारा है वो सूर्य है। चलिए, पॉइंट नंबर हम लोग 2 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं कि सन के बाद दूसरा सबसे निकटतम तारा का नाम क्या है ना। चलिए, दूसरा सबसे निकटतम तारा, सबसे निकट तारा कौन है भाई, है ना, सन के बाद दूसरा सबसे निकट तारा का नाम है ना प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है ना, इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.3 लाइट ईयर है इसका डिस्टेंस। देखिए, 4.3 लाइट ईयर कहने का क्या मतलब है कि इस तारे से पृथ्वी तक प्रकाश आने में, है ना, 4.3 ईयर्स लग जाएंगे। लाइट ईयर, 4.3 लाइट ईयर कहने का मतलब है कि इस तारे से प्रकाश पहुंचने में, जो तारा से जो प्रकाश चला है पृथ्वी तक पहुंचने में उसको 4.3 ईयर्स लग जाएंगे। लाइट ईयर का मतलब ये होता है। चलिए, इसके बाद हम आगे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बात है। चलिए,
सूर्य का आयु क्या है, पहले आयु वगैरह देख लेते हैं। ऐसा माना गया है कि सूर्य का आयु जो है वह 5 अरब वर्ष लगभग में है, ठीक है ना, 5 अरब वर्ष अप्रॉक्स है। चलिए कुछ और देख लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, पृथ्वी से दूरी कितना है ना, पृथ्वी से इसकी जो दूरी है वो है सर 14 पॉइंट, है ना, सॉरी, वह है ना 14.96 करोड़ किलोमीटर है। चलिए करोड़ किलोमीटर है। देखिए एक यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना है। एक होता है एपिहीलियन और एक होता है पेरहीलियन। जो सन है ना, सन तो स्थिर है और ग्रह उसको चक्कर काट रहे हैं। तो ये जो पाथ है जिस रास्ते से वो गुजर रहे हैं वो इलिप्टिकल पाथ है ना। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रह किस रूप में, है ना, सभी ग्रह जो है किस रूप में सूर्य का चक्कर काटते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है कि जो प्लेनेट्स जो होते हैं ना वो रिवॉल्व करते इलिप्टिकल पाथ में। चलिए तो हम ऐसे इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं, प्लेनेट्स रिवॉल्व द सन, है ना, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी कि जो आकार है, जो उनका जो वो आकार है जिस आकार में वो सन के चारों तरफ घूमते हैं वो इलिप्टिकल है, परलवय आकार इसका जो हिंदी है, लेकिन हिंदी से जाने की जरूरत नहीं, इलिप्टिकल है। अब इलिप्टिकल है तो जो सन से जो बाकी ग्रह का जो डिस्टेंस है वो घटते बढ़ते रहता है, स्थिर नहीं है। पहला तो हम ये समझ ले कि सन से जो ग्रहों की दूरी है वो परिवर्तनशील है, वो स्थिर नहीं है। अगर मैंने कहा कि सन से जो दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, ये अप्रॉक्स में है, ये फिक्स डिस्टेंस नहीं है, ये औसतन, मतलब आप एवरेज, इसको अप्रॉक्स मत कहिए, आप इसको एवरेज मान लीजिए। ये एवरेज डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो है वो घटते बढ़ते रहता है, ठीक है ना। ये एवरेज डिस्टेंस, इसको औसतन डिस्टेंस आप मान के चलिए, क्योंकि कभी सूर्य जो के पृथ्वी नजदीक आ जाएगा, कभी दूरी पर चला जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो शब्द है इसमें, पेरहीलियन और एपिहीलियन। चलिए इसमें आप ऐसे कहिए उपसौर और अपसौर क्या होता है। चलिए इस पहले दो टर्म को हम लोग देखते हैं जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाना, है ना, उपसौर कहलाता है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं पेरीहेलियन, पेरीहेलियन क्या होता है, ये घटना कब घटित होती है, ये घटना घटित होती है 3 जनवरी को, है ना, ये घटना घटित होती है 3 जनवरी को, है ना। जब क्या होता है, जब पृथ्वी है वो सूर्य के निकट आ जाता है, पृथ्वी का सूर्य के निकट आना, सूर्य का निकट आना, ये क्या कहलाता है, ये उपसौर कहलाता है, जिसको आप इंग्लिश में पेरिहेलियन कहते हैं। और ये घटना घटित होता है 3 जनवरी को। अपसौर क्या होता है, इसको कहते हैं एपिहेलियन, एपिहेलियन की घटना किस तारीख को घटित होती है, तो ये घटित होती है 4 जुलाई को। 3 जनवरी को पेरिहेलियन और 4 जुलाई को एपिहेलियन। अपेक्स ऊपर में आप जाइए, है ना, इसको ट्रिक से याद कीजिए। अपेक्स मतलब होता है शीर्ष, अपेक्स का मतलब होता है शीर्ष। इसका मतलब है कि पृथ्वी का सूर्य से सबसे अधिकतम जो दूरी होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एपिहेलियन कहलाएगा। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी, है ना, का, है ना, सूर्य से दूरस्थ होना, सबसे ज्यादा दूरी पर होना। चलिए तो ये दो घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। चलिए हम लोग बात को देखते हैं। तो मैंने एक बात क्या बताया, जो एज है वो सन का लगभग 5 अरब वर्ष है, जो दूरी है वो लगभग 14.96 किलोमीटर है, और प्लेनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं सन का वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। चलिए उपसौर और अपसौर क्या होता है, निकट आना और दूरी पर चले जाना। चलिए पॉइंट नंबर 6 में आते हैं, जो सन से जुड़ा हुआ चीज है। देखिए सन का जो भाग हमें दिखाई देता है, सन का हम जो सन के जिस भाग को देखते हैं आंखों से, वो जो है ना भाग फोटोस्फीयर कहलाता है। तो सन, है ना, सूर्य का दृश्यमान भाग क्या होता है, सूर्य का जो दृश्यमान भाग होता है, ठीक है ना, वो होता है, उसको कहते हैं फोटोस्फीयर कहते हैं, है ना, उसको कहते हैं फोटोस्फीयर कहते हैं। देखिए लेवल है, जैसे कि आप कोई चीज़ का लेवल मान के चलिए, जो सबसे निचला होगा लेवल ये फोटोस्फीयर होगा, जो सबसे सन का जो निचला लेवल होगा वो फोटोस्फीयर होगा, ठीक है। इसके बाद इसके आवरण है ना, इसके बाद इसकी ऊंचाई पर आपको मिलेंगे ना, इसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर, इसको कहते हैं ना क्रोमोस्फीयर कहते हैं, ठीक है ना। और जो सन का जो सबसे आउटर एरिया होगा, सबसे जो बाहरी भाग होगा, इसको कहते हैं कोरोना, इसको कहते हैं कोरोना कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी में भी है, सबसे निचला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस तरह से मंडल है।
तो सन के भी मंडल हैं। ये फोटोस्फीयर का जो तापमान है, इसका जो टेम्परेचर, यहीं पर हम लोग मेंशन कर देते हैं, इसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है ना। इसका जो टेम्परेचर है सन के सतह का जो टेम्परेचर है वो सर है 6000 डिग्री सेल्सियस। और केंद्र का तापमान कितना है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। 15 मिलियन आप ऐसा समझिए, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है इसके केंद्र का। सन के केंद्र का तापमान है 15 मिलियन और सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। देखिए, एक है सौर कलंक, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें लेके चलना है। तो सन का दृश्यमान भाग कौन सा है भाई, फोटोस्फीयर है, यही भाग हमें दिखाई देता है। कोरोना हमें कब दिखाई देता है, कोरोना आमतौर पर दिखाई नहीं देता है, ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर में हम आते हैं, सौर कलंक, जिसको सन स्पॉट कहते हैं, है ना। सौर कलंक जिसको आप इंग्लिश में सन स्पॉट्स कहते हैं, ठीक है ना। ये सन स्पॉट्स कहाँ पाया जाता है, तो सन स्पॉट्स कहाँ देखने को मिलेगा, 3 लेयर है। एक लेयर आपका फोटोस्फीयर है, एक लेयर आपका क्रोमोस्फीयर और एक लेयर आपका कोरोना है। तो जो हमें सन स्पॉट्स दिखाई देता है ये हमें फोटोस्फीयर में दिखाई देता है, ठीक है ना। जो सन स्पॉट्स दिखाई देता है ये फोटोस्फीयर में दिखाई देता है। सौर कलंक, है ना, फोटोस्फीयर में प्रतीत होते हैं, फोटोस्फीयर में प्रतीत होते हैं। हमें बस इतना दिमाग में रखना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और ये जो सौर कलंक होते हैं ये थोड़े से ठंडे होते हैं, बाकी एरिया के मुकाबले ये थोड़े से कूलर होते हैं। चलिए देखिए, जो सन का जो सबसे बाहरी भाग है, सूर्य का सबसे बाहरी भाग, अभी बात हुआ है सूर्य का सबसे बाहरी जो भाग है, ठीक है ना, और इसका नाम है कोरोना। सूर्य का सबसे जो बाहरी भाग है वह है कोरोना। चलिए, और ये कोरोना कब ये दिखाई देता है, ऐसे तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई देने वाला भाग तो फोटोस्फीयर है। कोरोना हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कोरोना, है ना, ये बीमारी वाला कोरोना नहीं है, आप इसको बीमारी वाला कोरोना नहीं समझिए, ठीक है ना। कोरोना हमें कब दिखाई देता है, कोरोना, है ना, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, है ना, दिखाई देता है। बस दिमाग में ये रखना है, दिखाई देता है। चलिए अब हम बात करते हैं, बाकी है सन का मास कितना है, सन का वॉल्यूम कितना है, सन का रेडियस कितना है, ये सब किताबी बातें हैं। अब जीएस प्रश्न पत्र के रूप में इनकी ज़्यादा भूमिका नहीं है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, सन का जो किरण है पृथ्वी पर आने में समय कितना लेता है। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। जो सोलर जो रे है ना, या सोलर जो रेज है, इसको पृथ्वी पर आने में लगभग 500 सेकेंड है, जिसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करें तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकेंड। जबकि लूनर, चलिए चांद का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचता है, तो 1.3 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट 3 सेकेंड, है ना। इसका जो टाइम है वो 1 मिनट 3 सेकेंड है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए ग्रह पर अब हम आते हैं। अब हमारा जो मेन जो भाग है ना वो ग्रह है। थोड़ा सा देखते हैं कि ग्रह में हमें क्या क्या देखना है। चलिए अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स। अब हम लोग बात करते हैं प्लैनेट्स को लेकर के। देखिए अब सन से जो दूरी है प्लैनेट्स का, कैसे दूरी है, दूरी के आधार पर प्लैनेट्स का क्रम देख लेते हैं। दूरी के आधार पर प्लैनेट्स, ग्रह का क्रम, प्लैनेट्स का क्रम देख लेते हैं भाई, कौन कौन से ग्रह कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहला जो आपको ग्रह मिलेगा वो आपको मिलेगा बुध। जो सबसे पहले मिलेगा बुध, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। चलिए इंग्लिश भी शब्द देखते चलेंगे। इसके बाद आपको मिलता है शुक्र, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं वेनस। इसके बाद आपको मिलता है अर्थ, जिसको आप पृथ्वी कहते हैं, ये तो समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है मंगल, जिसको आप कहते हैं मार्स, ठीक है ना। इसके बाद आता है बृहस्पति, जिसको आप कहते हैं जुपिटर। इसके बाद आता है, दूरी के आधार पर सन का क्रम, प्लैनेट्स का क्रम क्या है हम ये देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए जुपिटर के बाद आता है आपका शनि, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न। और इसके बाद आता है अरुण, इसको कहते हैं यूरेनस, ठीक है ना। और इसके बाद आता है वरुण, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना, कभी कभी इधर उधर हो जाता है, इसको कहते हैं नेपच्यून। चलिए तो इसका मतलब है कि सन का जो सबसे नज़दीक जो ग्रह है ना, सन के जो सबसे नज़दीक ग्रह हैं वो आपके बुध हैं, और सबसे दूरी पर स्थित जो ग्रह हैं वो आपके वरुण हैं।
चलिए, पहले जो था प्लूटो भी एक ग्रह था, लेकिन 2006 में उसे ग्रह के कैटेगरी से हटा करके उसके बौना ग्रह में डाल दिया गया। चलिए, ये बात मेंशनेबल है ना। 2006 में है ना प्लूटो को बौना ग्रह है ना के श्रेणी में डाला गया, इस श्रेणी में डाल दिया गया, मतलब ग्रह खत्म, अब बौना ग्रह के कैटेगरी में डाल दिया गया। चलिए, मतलब 2006 के पहले तक प्लूटो भी ग्रह माना जाता था। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं। तो दूरी के आधार पर प्लेनेट्स का क्रम क्या क्या है? बुध है, शुक्र है, अर्थ है, सबके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें वन लाइनर के रूप में देख लेते हैं। चलिए, देखिए, बुध का सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि बुध के साथ क्या है। हम लोग पहले मरकरी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। मरकरी से रिलेटेड मेन बातें, हमें केवल मेन बातें देखना है, हमें ज़्यादा नहीं देखना है। देखिए, पहले तो इसका उपग्रह की संख्या है ना, ग्रह का उपग्रह होता है तो इसका उपग्रह की संख्या 0 है। अच्छा, वायुमंडल, बुध में कोई भी वायुमंडल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वायुमंडल नगण्य है, मतलब 0, आप इसको 0 मान लीजिए, वायुमंडल है ही नहीं, बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है, देखिए, जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है ना, वहाँ दिन और रात के तापमान में ना बहुत अंतर होता है। पता चलेगा कि इसका जो दिन का तापमान है, जहाँ मतलब कहने का मतलब कि जिस साइड से सन है उस साइड का तापमान है, अब चूंकि सन के सबसे करीब है, जाहिर सी बात है कि इस पर मैक्सिमम तापमान आपको देखने को मिलेगा, तो इसका जो तापमान है वो 450 डिग्री सेल्सियस है। और अगर आप डार्क पार्ट में देखिएगा तो पता चलेगा कि वहाँ पर माइनस है, यानी कि बुध ग्रह पर सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है ना, बुध ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर है, यानी कि अगर दिन और रात के अगर तापमान में सर्वाधिक अगर अंतर देखा जाता है किसी ग्रह पर, तो वो किस ग्रह पर है? बुध पर सर्वाधिक तापांतर है, आप ऐसे समझ लीजिए। चलिए, ये तो बुध के बारे में हो गई। अब हम आते हैं अगला पॉइंट हम लेते हैं, तो हमें मिलता है वेनस, शुक्र वेनस मिलता है। देखिए, वेनस जो नामकरण है ना, नामकरण भी बड़ा रोचक है ना, इन ग्रहों का नामकरण भी बड़ा रोचक है। वेनस नाम दिया गया है किस देवी देवता के नाम पर? तो रोमन गॉड है ना, वेनस के नाम पर इसका ग्रह का नाम पड़ा है, रोमन गॉडेस है ना। वो वेनस किसका, कौन सी देवी है? रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, आप ऐसे समझिए। तो ये जो मतलब कि लव एंड ब्यूटी की जो देवी है, रोमन गॉडेस है वेनस, इसी के नाम पर इस ग्रह का नाम दिया गया वेनस। हालांकि अब देखिए, अब वेनस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और जैसे सन रे पड़ता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन हाउस गैस बना देता है, ठीक है ना, और फिर उसको बाहर ट्रांसमिट नहीं होने देता है, रिटेन कर लेता है। तो शुक्र ग्रह क्या है? हॉटेस्ट प्लेनेट, इसको आप मान के चलिए, हॉटेस्ट प्लेनेट बुध नहीं है, हॉटेस्ट प्लेनेट जो है, सबसे गर्म ग्रह का जो दर्जा है वो किसको मिला है? शुक्र को मिला है। चलिए, इसके बाद क्या है, देखिए, सबसे चमकीला ग्रह भी है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, आप ऐसे समझिए, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है ना, ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह का नाम है शुक्र, सर्वाधिक चमकीला ग्रह का नाम है शुक्र। चलिए, हॉटेस्ट प्लेनेट भी है और ये ब्राइटेस्ट भी है। चलिए, इसके बाद हम आगे बात को लेके चलते हैं। देखिए, शुक्र और वरुण है ना, एकमात्र 2 ग्रह हैं जहां पर सूर्योदय जो होता है ना वो पश्चिम में होता है, और सूर्यास्त जो होता है ना वो पूरब में होता है। बस आप ऐसे समझिए, वो कौन सा ग्रह है ना जहां पर सूर्य उदय होता है पश्चिम में, तो वह शुक्र और अरुण, ये 2 ग्रह हैं, ठीक है ना, शुक्र एवं अरुण है ना, शुक्र एवं अरुण में सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, बस आप ऐसे समझिए। तो सूर्यास्त आप पकड़ सकते हैं, पश्चिम दिशा में होता है, ये सर्वाधिक बातें हैं। चलिए, शुक्र ग्रह को और क्या क्या ग्रह कहा गया है, देखिए, अब इस पर ना बादल का एक मोटी सी चादर है, गैसों के बादल का एक मोटी सी चादर है, इस ग्रह को एक तरह से ढक लिया है। शुक्र ग्रह को कहा गया है, कौन सा ग्रह कहेगा? वेल्ड प्लेनेट। शुक्र ग्रह वेनस को कहा गया है वेल्ड प्लेनेट, मतलब ढका ग्रह है ना, इसको एक और नाम दिया गया है वेल्ड प्लेनेट का। चलिए, इसको और क्या कहा गया है ना, भोर और सांझ का तारा, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, भोर एवं सांझ का तारा, ये संज्ञा दिया गया है शुक्र को, ठीक है ना, भोर और सांझ का तारा। पृथ्वी की बहन अथवा पृथ्वी की जुड़वा कहा गया है किसको, है ना, ये दोनों कहा गया है, ये दोनों है वो वेनस के लिए है, ये जो दोनों है ना ये वेनस के लिए, शुक्र के लिए है।
शुक्र का को पृथ्वी का बहन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके पृथ्वी के समान ही इसका आकार है, इसकी डेंसिटी है, ठीक है ना, ये सब पृथ्वी के अनुसार है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है, चलिए वेनस के बारे में एक सबसे बड़ा बात क्या है। देखिए पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक ये प्लेनेट है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक, इधर से मंगल है और इधर से शुक्र है, तो सबसे नज़दीक जो प्लेनेट है ना वो वेनस है, वो मंगल नहीं है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह जो है वो आपका वेनस है। चलिए, और वेनस के बारे में एक और बात है कि वेनस का कोई उपग्रह नहीं है, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। चलिए, तो एक बात हम लोगों ने क्या देखा कि बुध का, आप ऐसा समझिए, बुध और शुक्र का है ना कोई उपग्रह नहीं है, इनका जो मून है ना वो संख्या शून्य में है, वो मून का संख्या शून्य है, कोई उपग्रह नहीं है। चलिए, तो वेनस के बारे में इंपॉर्टेंट बातें रही। अब हम आगे आते हैं मार्स, पहले अर्थ देख लेते हैं, इसके बाद मार्स देखेंगे। अर्थ देख लेते हैं, अर्थ के बारे में मेन बात देख लेते हैं क्या है। आकार इसका कैसा है? आकार इसका जियोइड आकार का है ना, आकार इसका जो पृथ्वी का जो आकार है वो जियोइड आकार का है। चलिए, इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि पृथ्वी का टेम्परेचर कितना है। इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस, इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस, है ना। अर्थ को कौन सा ग्रह कहा गया? ब्लू प्लेनेट कहा गया है, क्योंकि ये है ना अंतरिक्ष से ये कैसा नजर आएगा? ये नीला नजर आएगा। अंतरिक्ष से यदि पृथ्वी को देखा जाए तो कैसा नजर आएगा? वो नीला नजर आएगा, चूंकि वाटर से रिफ्लेक्शन होता है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं, देखिए पृथ्वी का एक मून है ना, चांद, इसका मून का संख्या कितना है? तो इसका मून कितने हैं? इसका मून 1 है ना, जिसका नाम है चांद, वही उसका भी नाम मून है। चलिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। देखिए, एक होता है, दो बातें हमें यहाँ समझना है, एक होता है रिवॉल्यूशन और एक होता है रोटेशन। रोटेशन पहले क्या होता है, पहले हम रोटेशन को देखते हैं। रोटेशन क्या होता है, ठीक है ना, जिसको आप हिंदी में घूर्णन कहते हैं। ये पहले घूर्णन क्या होता है, पहले घूर्णन को समझते हैं। अपने अक्ष पर है ना किसी ग्रह का घूमना घूर्णन कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए, अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? चलिए, तो अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन कहलाता है। रिवॉल्यूशन क्या होता है भाई? रिवॉल्यूशन क्या होता है, जिसको आप हिंदी में परिक्रमण कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में है ना सूर्य के चारों तरफ घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये रोटेशन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन कहलाता है। चलिए, देखिए अलग अलग ग्रह के रोटेशन और रिवॉल्यूशन अलग अलग हैं। चलिए, एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है बुध के बारे में, यहाँ पर बात बताने में मिस कर गया था कि बुध पृथ्वी के सूर्य के सबसे नजदीक है। इसका मतलब है कि सबसे फास्टेस्ट, जो सूर्य का सबसे जो तेज परिक्रमा करेगा, जितना ग्रह नजदीक होगा उतना परिक्रमा तेज होगा, और जितना ग्रह दूरी पर रहेगा उसका परिक्रमण काल उतना ही ज्यादा रहेगा। तो जो बुध है ना, ये बुध आप ऐसे समझिए कि 88 दिन का है ना इसका रिवॉल्यूशन पीरियड होता है ना, मतलब कि परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिनों का होता है। पहले आप इसे समझ लें, है ना, इसका जो परिक्रमण काल होता है वो 88 दिनों का होता है। 88 दिन में या साल हो जाएंगे। ये फास्टेस्ट है ना इसका रिवॉल्यूशन पीरियड है। बुध के बारे में कह सकते हैं कि फास्टेस्ट है ना, फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन पीरियड है। इतना तेज रिवॉल्यूशन किसी का नहीं है। फास्टेस्ट ये इसका रिवॉल्यूशन, ये प्लेनेट है ना, फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन पीरियड का लीजिए। सबसे तेज अगर कहा जाए कि सबसे तेज ग्रह कौन है, तो सबसे तेज ग्रह जो सूर्य का चक्कर काटे वो है बुध, जितना नजदीक उतना तेज। चलिए, अब हम एक बात और यहाँ पर बात करेंगे शुक्र के बारे में। चलिए, शुक्र के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए आमतौर पर क्या होता है कि जो रोटेशन जो टाइम होता है ना वो कम होता है और रिवॉल्यूशन टाइम ज़्यादा होता है। अच्छा बताइए, एक बहुत सरल सी बात है, साल बड़ा होगा कि दिन बड़ा होगा? दिन रात बड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि साल बड़ा होगा। लेकिन जो वेनस जो शुक्र ग्रह है, इसका जो रोटेशन है, आपको ताज्जुब होगा जान करके, इसका जो रोटेशन है वो है सर 243 दिन का शुक्र ग्रह का। और जो रिवॉल्यूशन है ना, जो रिवॉल्यूशन है, जो सूर्य के चारों तरफ घूमने का जो प्रक्रिया है, ये 225 दिन का। देखिए, यानी कि यहाँ पर साल पहले हो जाएगा, दिन रात बाद में होगा। देखिए, बहुत अजूबा लग रहा है कि इसका जो रोटेशन, यानी कि अपने अक्ष पर सबसे धीमा घूमने वाला अगर कोई ग्रह है
अपने अक्ष पर सबसे धीमा घूमने वाला जो ग्रह है, ये ग्रह है वेनस, शुक्र है, ठीक है ना। और अपने ग्रह पर, अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन है? तो अभी हम आगे चलेंगे तो पाएंगे कि वो जुपिटर है। जुपिटर फास्ट है अपने अक्ष पर। रिवॉल्यूशन देखिए, रिवॉल्यूशन में कौन सा था? रिवॉल्यूशन में था बुध। रोटेशन की बात यहां मैं कर रहा हूं, रोटेशन में हो जाएगा जुपिटर, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या देखते हैं कि जो शुक्र का जो रोटेशन है वो 243 दिन का है और रिवॉल्यूशन है 225 दिन का है। इसका मतलब क्या है कि सबसे लंबा दिन और रात, दिन रात किससे होगा? रिवॉल्यूशन से होगा कि रोटेशन से होगा? देखिए, अपने अक्ष पर घूमने से दिन रात होते हैं, एक बेसिक ये चीज है, इसको जानकारी होना चाहिए कि अपने अक्ष पर जो घूमने से ना दिन और रात जो होते हैं वो क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो आंसर बनेगा वो सबसे लंबा, आप ऐसे समझिए, जो सबसे लंबा दिन रात किसका होगा? तो वो शुक्र का होगा। यहाँ पर एक बात यहाँ मेंशन कर दिया जाए, सबसे लंबा दिन रात किसका होगा भाई? तो वो दिन रात होगा आपका शुक्र ग्रह का। चलिए, तो हम यहाँ क्या देखते हैं? हम यहाँ देखते हैं कि अर्थ, अब हम अर्थ पर आते हैं। अब अर्थ का आकार कैसा है? जियोडाकार का है। टेम्परेचर किसका है? 15 डिग्री सेल्सियस, एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो एक सैटेलाइट है जिसका नाम चांद है, अब इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन एक ही समय है ना। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि चांद का रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ये दोनों, चांद का रोटेशन और रिवॉल्यूशन है ना, सेम डे है ना, सेम समय है। 27.5 दिन में ये इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों एक साथ पूरा होता है। इसलिए चांद का केवल हम एक भाग देख पाते हैं, क्योंकि इसका रोटेशन और इसका रिवॉल्यूशन एक ही साथ होता है, और वो होता है 27.5 डेज में इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है ना। इसलिए है ना, यही कारण है कि मतलब रोटेशन और रिवॉल्यूशन समान होने के कारण लिखा जा सकता है, ठीक है ना। रोटेशन तथा रिवॉल्यूशन पीरियड है ना, समान होने के कारण, ठीक है। चलिए, क्या होता है समान होने के कारण? है ना, चांद का सिर्फ एक भाग दिखाई देता है, चांद का केवल एक भाग, है ना, एक तरफ का भाग दिखाई देता है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, एक है आपको मिलेगा चांद के बारे में, एक आपको पढ़ने को मिलेगा, इसको कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति सागर। चलिए, शांति सागर कहाँ पर है ना? शांति सागर एक जगह है चांद पर, ठीक है ना। ये चांद पर एक जगह है, और यही एक जगह है जहाँ पर है ना नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले पैर रखा था। उस जगह का नाम है शांति सागर, है ना। नील आर्मस्ट्रांग है ना, इसी जगह पर उतरे थे, इसी स्थल पर उतरे थे, और उसका नाम है शांति सागर। चलिए, तो ये मून के बारे में ये बेसिक चीजें हैं। चलिए, अर्थ का क्या रिवॉल्यूशन पीरियड है, क्या रोटेशन पीरियड है, थोड़ा देख लेते हैं। पृथ्वी का, है ना, पृथ्वी का रिवॉल्यूशन क्या होगा भाई? पहले रोटेशन देखते हैं, कितना समय में इसका दिन रात पूरा होता है? तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड, जिसको हम लोग रफली कहते हैं 24 घंटा। इसका जो एग्जैक्ट समय है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। इसका रिवॉल्यूशन पीरियड क्या है? पृथ्वी का रिवॉल्यूशन पीरियड क्या है? सूर्य का चक्कर कितना समय में लगाता है? तो 365 दिन, चलिए 5 घंटा और 46 सेकंड, और 46 सेकंड में इसका ये पूरा होता है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताना चाहूँगा कि जो चांद का क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, है ना। ये चांद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग देख लेते हैं। चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, चांद का जो आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कितना है? 1/6 भाग। यानी कि अगर पृथ्वी पर कोई चीज 60 किलोग्राम का है, तो वो ऊपर में जाकर के कितने किलोग्राम का हो जाएगा? 10 किलोग्राम का, 1/6 भाग, है ना, 1/6 भाग हो जाएगा उसका। तो यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें देखना है, तो 1/6 है। अच्छा, आकार कितना है? तो पृथ्वी के आकार का है ना 1/3 से भी कम,
है ना, 1/3 से भी कम इसका चांद का आकार है। ये चांद के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए, तो पृथ्वी का रोटेशन कितना है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है, और इसका रिवॉल्यूशन पीरियड कितना है, 365 डेज, है ना, 5 घंटा और 46 सेकंड है। चलिए, अब हम आते मंगल के ऊपर आते हैं। मंगल के ऊपर आते हैं तो मंगल के बारे में बात कर लेते हैं, मार्स। चलिए, इसका नाम है, किसके नाम पर रखा गया है ना, रोमन गॉड ऑफ वार। देखिए, है ना, मार्स कौन है, रोमन गॉड ऑफ वार, इसलिए कहा है ना, ये युद्ध के देवता है, इसलिए कहा जाता है ना मंगल करावे दंगल, है ना, जिसका मंगल ग्रह जो होता है ना वो निम्न होता है और हमेशा लड़ाई झगड़ा में वो जीवन बिताता है ना, क्योंकि इसका नामकरण किस पर हुआ है ना, रोमन गॉड ऑफ वार। चलिए, मंगल ग्रह के बारे में क्या कहेंगे, ये लाल ग्रह है ना, क्योंकि मिट्टी में ना फेरस ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसको लाल ग्रह कहा गया है। पहले समझिए, इसके उपग्रह कौन कौन है, इसका उपग्रह 2 हैं उपग्रह, है ना, जिसका नाम है फोबोस और डिमोस, जिसका नाम है फोबोस और डिमोस। इसके उपग्रह का नाम है फोबोस और इसके उपग्रह का नाम है फोबोस और डिमोस, ठीक है ना, इसके उपग्रह का नाम है फोबोस और डिमोस। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिमोस है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। जो डिमोस है, डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है। चलिए, है ना, जो डिमोस है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और भी उपग्रह हैं पूरे, आप ऐसे समझिए कि मंगल के 2 है, बृहस्पति के 79 है, सैटर्न के 82 हैं, अरुण वरुण 27 और 14 हैं। लेकिन इनमें सबसे जो छोटा जो उपग्रह है वो कौन सा, डिमोस। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमेड। हम उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए, डिमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे बौना ग्रह के रूप में आता है। चलिए, देखिए, दुनिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ निक्स ओलंपिया, अगर कहा जाए सौरमंडल का सबसे ऊंचा, सौरमंडल एक केवल मंगल ग्रह की बात नहीं है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़, है ना, सबसे ऊंचा पहाड़ है ना, वो मंगल ग्रह पर, उसका नाम है निक्स ओलंपिया, उसका नाम है निक्स ओलंपिया, ठीक है ना, ओलंपिया, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये एवरेस्ट से 3 गुना ये ऊंचा है। अच्छा, इसके बाद देखिए, निक्स ओलंपिया जो है ना, ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ है, आप ऐसे समझिए। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, है ना, आप ऐसे समझिए, वो भी मंगल ग्रह पर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, है ना, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, उसका नाम है ओलंपस, है ना, मोन्स, उसका नाम है ओलंपस मोन्स। ये केवल ये मंगल ग्रह का ही नहीं है, ये पूरे मंगल ग्रह, ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ओलंपस मोन्स कहाँ पर स्थित है, मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह पर ना डस्ट बहुत उड़ते हैं, इसलिए मंगल ग्रह को मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड डस्टी प्लेनेट, है ना, मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ हम लिख सकते हैं मार्स को क्या, कौन सा प्लेनेट कहा गया, डस्टी प्लेनेट कहा गया है। धूल कण बहुत उड़ते हैं, डस्टी प्लेनेट कहा गया है। रेड प्लेनेट तो है ही, एक नाम और है डस्टी प्लेनेट। और देखिए, मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर पृथ्वी की भांति, है ना, ऋतु परिवर्तन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मंगल ग्रह पर, ठीक है ना, पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, हमें दिमाग में ये बात रखना है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, मंगल ग्रह का रोटेशन कितना है, पृथ्वी का रोटेशन कितना था, पृथ्वी का जो रोटेशन था यहाँ पर है 23 घंटे 56 मिनट। इसी के बहुत क्लोज में है इसका भी रोटेशन 24 घंटा, 24 घंटा का दिन रात पृथ्वी पर ही होता मोटा मोटी। और जो मंगल ग्रह पर भी ये होता है ना, उसका जो रोटेशन पीरियड है 24.6 आवर्स। थोड़ा ध्यान दिया जाए, यानी कि पृथ्वी के रोटेशन पीरियड के बहुत करीब में है। इसका रिवॉल्यूशन क्या टाइम है, सूरज के चारों तरफ कितना दिनों में चक्कर लगाता है ना, जो मार्स का जो रिवॉल्यूशन जो टाइम है वो कितना है। तो मार्स का जो रिवॉल्यूशन टाइम, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो मार्स है ना, वो इसका जो रोटेशन पीरियड है वो आपका कितना है, वो आपका है 24.6 आवर्स है, ठीक है ना, 24.6 आवर्स है। और इसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड है वो है 687 ईयर्स है। चलिए, तो बच्चों, आज के हमारे वीडियो सेशन में बात इतना ही रहेगा।
लेकिन अभी ये पूरा ग्रह का भी एपिसोड खत्म नहीं हुआ है। तो आज हम लोगों ने 4 ग्रह विशेष तौर पर देखे हैं। बुध, बुध के बारे में सबसे बड़ा बात क्या है जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बुध के बारे में एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं इसको। चलिए एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। बुध का सबसे बड़ा बात है कि इसके उपग्रह 0 हैं और यहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ये सबसे तेज इसका अगर रिवोल्यूशन पीरियड अगर किसी ग्रह का है तो वो बुध का रिवोल्यूशन पीरियड का मतलब वो समय जो कि सूर्य को एक चक्कर लगाने में जो लगता है उसको रिवोल्यूशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे तेज जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो बुध का है। बुध पर सर्वाधिक टेम्परेचर डिफरेंस होते हैं। दिन रात का सर्वाधिक जो तापमान का अंतर होगा वो बुध पर होगा। चलिए वेनस, वेनस का नामकरण किस पर हुआ तो रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी पर हुआ है। हालांकि ये सबसे जो है वो हॉटेस्ट प्लेनेट है, सबसे चमकीला भी है लेकिन सबसे सुंदर नहीं है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। शुक्र जो है ना सबसे चमकीला जरूर है लेकिन सबसे सुंदर जो है ना वो शनि है। हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात और है कि शुक्र और अरुण ही एक ऐसे ग्रह हैं दो जहां पर जो सूर्योदय होता है ना वो पश्चिम दिशा में होता है, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम है ना, इनका जो रोटेशन होता है ना वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। इसके कारण इनका जो सनराइज होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है। आइए, शुक्र ग्रह को वेल्ड प्लेनेट भी कहा गया, ढका ग्रह। अगर ये वेल्ड प्लेनेट नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ढका ग्रह समझ सकते हैं। चलिए इसको ढका ग्रह कहा गया है। वेनस का और भी नाम दिया गया है, भोर और सांझ का तारा कहा गया है, पृथ्वी का बहन अथवा जुड़वा कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व, इसका आकार है ना वो पृथ्वी के लगभग बराबर है। चलिए पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है भाई तो वेनस है। ये सारी बातें वेनस के लिए है। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह जो है वो वेनस है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का जो उपग्रह की संख्या जो है वो 0 है ना, इनके कोई उपग्रह नहीं है। चलिए पृथ्वी के बारे में हम लोगों ने क्या देखा। हाँ एक बात इंपॉर्टेंट है वेनस के बारे में कि इसका रोटेशन पीरियड ज़्यादा है रिवोल्यूशन पीरियड से, यानी कि पता चलेगा कि साल पहले हो गया दिन रात बाद में हुआ। ठीक है ना, तो सबसे लंबा दिन और रात है ना वो किस ग्रह पर होता है वो शुक्र पर होता है। चलिए अर्थ के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, इसका आकार जियोइड है, टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। चलिए इसका मून की संख्या 1 है जिसको हम चांद कहते हैं। इसका रोटेशन जो होता है, रोटेशन क्या होता है अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन होता है, और सूर्य के चारों तरफ घूमना जो होता है ना वो रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, चांद का रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड एक ही है जिसके कारण है ना हमें केवल इसका एक ही भाग दिखाई देता है। और वो कितना प्रतिशत है, चांद का कितना प्रतिशत हम देख पाते हैं 59 केवल % ही देख पाते हैं। शांति सागर कहाँ है, शांति सागर चांद पर है। ये एक वैसा जगह है जहाँ पर आर्मस्ट्रांग पहली बार उतरे थे। चलिए पृथ्वी का जो रोटेशन क्या है वो यहाँ मेंशन है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। रिवॉल्यूशन पीरियड कितना है 365 डेज 5 घंटा 46 सेकेंड है। मार्स के बारे में बात करते हैं। मार्स को किस नाम पर रखा गया है तो ये रोमन गॉड ऑफ वार हैं। चलिए मार्स को कौन सा है ना, इसको रेड प्लेनेट कहा गया है। इसको कौन सा प्लेनेट कहा गया है, लाल ग्रह कहा गया है, क्योंकि इसके मिट्टी में ना आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है। आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण है ना, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसको ठीक है ना क्या कहा गया है, इसको रेड प्लेनेट कहा गया है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह हैं। जो डिमोस है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, और गैनीमेड है ना ये सबसे बड़ा उपग्रह है, वो आगे चल के देखेंगे। सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो निक्स ओलंपिया, ये मंगल पर है, आप ऐसे समझिए ये मंगल ग्रह पर है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है उसका नाम है निक्स ओलंपिया है ना, ओलंपस मोन्स है, वो भी मंगल पर है। मंगल को एक और नाम दिया गया, डस्टी प्लेनेट का नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ धूलकण बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही ऋतु परिवर्तन होता है। अच्छा देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं मिस कर रहा हूँ, वाइकिंग अभियान है ना, वाइकिंग जो अभियान था वो मंगल ग्रह पर भेजा गया था, वहाँ जीवन का संभावना पता करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वाइकिंग अभियान, ये सवाल अक्सर आते हैं, ये किस ग्रह पर भेजा गया अभियान था। ठीक है ना, वाइकिंग अभियान मंगल पर भेजा गया था, मंगल पर भेजा गया था। चलिए तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में बात इतना ही, लेकिन ये आगे का सीरीज अभी जारी रहेगा। अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल SSCG के हब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक इसे फैलाएं ताकि आपकी तरह वो भी बेनिफिट पा सके। थैंक यू वेरी मच।